हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, 5 ऐसे टिप्स जो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अगर लगाते हो ना, पेपर लिखते टाइम ये चीजों को फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो डेफिनेटली कम से कम आपको 90% लाने से तो कोई नहीं रोक सकता। और अगर अच्छे से सारी चीजें आपने फॉलो करा तो 95, 96, 97% आप डेफिनेटली लाओगे, ये पक्का है। इतना प्रैक्टिकल टिप्स आज आपको मैं देने वाला हूं ना, ये नहीं कि भैया ये रंगोली बनाओ, वो करो, सुबह उठो, जल्दी नहाओ, जल्दी जाओ भगवान की पूजा करो, ऐसे मतलब उल्टे सीधे तरीके मैं आपको नहीं बता रहा हूं। एकदम प्रैक्टिकल एंड जेन्युइन तरीका, जिससे खुद जो सामने वाला टीचर है होगा, जो आपका कॉपी चेक करेगा बोर्ड एग्जाम का, वो इंप्रेस हो जाएगा। उसके पास नंबर काटने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, वो खोजेगा भैया इसका नंबर काटे तो काटे कहां से। ये तरीके मैं आज आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनो और इस वीडियो को एंड तक देखो। और एक बात, जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना, अभी क्लास 12th में हो, आपका एग्जाम चल रहा है, इसके बाद आपको एक और बड़ा एग्जाम देना है जिसमें भी आपको सेम टिप लगाना है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज होगी। वो होगा CUET एग्जाम, और वो एग्जाम के बेसिस पे आपकी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में एडमिशन होगी। एंड उस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए हमारे पास कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है CUET एग्जाम की। तो घबराना नहीं है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के बाद CUET की तैयारी करना चाह रहे हो ना, तो नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है, उस व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर देना, हम आपको कंप्लीट कोर्स सेंड कर देंगे CUET की, एंड उसे ज्वाइन करके आप उसी दिन से तैयारी शुरू कर पाओगे। ओके, चलो, तो सबसे पहला और सबसे प्रैक्टिकल टिप जो है नंबर 1, वो ये है कि आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। सबसे पहला तरीका, ध्यान से सुनो, पॉइंट वाइज मतलब जो आप पेपर दोगे ना, फॉर एग्जांपल आपका साइंस का पेपर है, ठीक है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या आप मान लो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कोई भी पेपर दे रहे हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, तो उसमें जो आंसर आप लिखोगे ना अपने एग्जाम में, वो ये नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा पैराग्राफ भर दिया, पूरा पन्ना भर दिया और बस लिख के चले आए, और आपने अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इससे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी पेपर दे रहे हो, बिजनेस स्टडी का पेपर दे रहे हो, अकाउंटेंसी का पेपर दे रहे हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कुछ भी, उसमें क्या करो, पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करो। पॉइंट वाइज, मान लो आपको एक पेज पूरा भरा हुआ, मतलब जितना बड़ा आपका एग्जाम का पेपर होता है उतना बड़ा आपको आंसर लिखना है। अब आप क्या करोगे, नॉर्मल केस में आप पूरा भर दोगे पेज, नहीं, 10 पॉइंट्स में बांट दो पूरे क्वेश्चन को। जितना आंसर होगा ना उसको 10 अलग अलग पॉइंट में बांट दो, एंड पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। पॉइंट्स में लिखोगे ना, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे ना, तो अगर एक पॉइंट अगर गड़बड़ भी हुई तो नीचे वाले पॉइंट के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और यदि आप पूरा पैराग्राफ भर दोगे तो टीचर को कुछ नहीं समझ आने वाला है, टीचर को एक गलती दिखेगी, टीचर पूरा मार्क्स काट लेगा, पूरा, है ना, एक नंबर चढ़ा देगा ज्यादा से ज्यादा आपके लिखने की वजह से, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, पॉइंट्स में ज्यादा आंसर मिलते हैं, पॉइंट्स में ज्यादा समझ आता है टीचर को। ओके, सेकंड नंबर जो टिप है, ध्यान से सुनो, वो है कि आपको अपने आंसर्स को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। समझ गए? मतलब आप जो भी, जिस भी तरीके के आंसर लिख रहे हो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, उसे स्टेप बाय स्टेप लिखो, सिस्टमैटिक तरीके से। ये नहीं कि भैया पहले 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा, उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद 7 नंबर, उसके बाद 23 नंबर, उसके बाद 12 नंबर, इस तरीके से मत लिखो। स्टेप बाय स्टेप लिखो, और आंसर्स को भी स्टेप में लिखो। मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ये होगा उस आंसर में, तीसरा स्टेप ये होगा, चौथा स्टेप ये होगा, इस तरीके से लिखो ताकि एक सिस्टमैटिक एंड प्रेजेंटेबल तरीके से आपकी कॉपी लगे। समझ गए? स्टेप्स में लिखने की कोशिश करो, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, जिससे आपकी जो क्वेश्चन होगी, जो आंसर होगी, सॉरी, वो एक बार में एक नजर से ही देख के समझ में आ जाएगा एक्जैक्टली इसने लिखा क्या है। टीचर क्या करेगा, स्टेप देख लेगा, आपका ये स्टेप है, वो स्टेप है, ये स्टेप, हाँ हो गया, चलो कंप्लीट। एंड स्टेप बाय स्टेप लिखने का सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? जो टीचर आपका कॉपी चेक करता है ना, जो भी टीचर होते हैं रिस्पेक्टेड टीचर, वो भैया, ये CBSE की तरफ से गाइडलाइन है कि आपको हर एक स्टेप में नंबर देना चाहिए, एंड आपको हर एक स्टेप में नंबर मिलेगा। अगर आपका, फॉर एग्जांपल, आपने कोई मैथ का इक्वेशन सॉल्व करा, या अकाउंट्स का कोई इक्वेशन, या फिजिक्स का कुछ भी, अब आपका उसका आंसर जो एंड रिजल्ट है वो मान लो गलत है, लेकिन ऊपर का जो स्टेप्स है अगर वो सही गया है आपका, और नीचे कैलकुलेशन मिस्टेक है, अगर नीचे जो आंसर है वो गलत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो स्टेप्स होंगे ना, उस स्टेप्स का आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। मान लो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, उसमें आपने सब कुछ सही बनाया है, एंड नीचे लास्ट में जाकर के जो आखिरी जो कैलकुलेशन था, जो इंटू करके आपको निकालना था कुछ भी, वो गलत हो गया। और इसमें चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो हो गया, लेकिन जो ऊपर जितने स्टेप्स आपके सही होंगे ना, उन स्टेप्स के आपको 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लिखो ताकि आपको हर एक स्टेप का मार्क्स मिलते चले। ओके, और तीसरा, अब जो तीसरा चीज बता रहा हूं ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल, और ये आप, मेरे पे यकीन नहीं है ना, तो किसी भी टॉपर की आंसर शीट को निकाल के देख लेना। वो क्या है? एग्जाम में ना बाबू रंगोली बनाने मत बैठना। मतलब एग्जाम में जब तुम पेपर बनाओगे तो हैंडराइटिंग के पीछे ज्यादा मत भागना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पे ही आपको बताते रहेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर हैंडराइटिंग, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो, इससे लिखो, उससे आपका ग्लिटर चला दे है, ग्लिटर चला दे क्या कॉपी में, आंसर कॉपी में? ऐसे नहीं होता है। हैंडराइटिंग ऐसी हो कि पता चले कि क्या लिखा है, बस उतना गैप होना चाहिए शब्द के बीच में, लेटर्स के बीच में, दैट्स इट, हो गया। ये नहीं कि बैठ के तुम कर्सिव हैंडराइटिंग बना रहे हो, हैंडराइटिंग कंपटीशन नहीं चल रहा, अप्सरा पेंसिल तुमको नहीं दिया जाएगा, है ना, ये नहीं है। जो आपको लिखना है अच्छे रफ्तार में, अच्छे स्पीड में लिखो, और ऐसा लिखो कि टीचर को एक नजर में देख के समझ आ जाए। ये नहीं कि टीचर तुम्हारा, मतलब टीचर को लग रहा है कि भैया कितना सुंदर लिखा है इसे, कितना सुंदर। ये चीज वही करना है जिसको कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, तुम बैठ के रंगोली बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा फोकस्ड है, जिसको मार्क्स लाना है, जिसको स्कोर करना है, 3 घंटा उसके पास समय है, वो भी हैंडराइटिंग बनाने तो नहीं बैठेगा ना। कोई भी टॉपर का आप सैंपल पेपर
उठा के देख लो, या बहुत सारे सैंपल पेपर मार्केट में आते हैं ना, उसके पीछे टॉपर शीट दिया रहता है, आंसर शीट वगैरह, उस आंसर शीट को खोलो और देखो। जरूरी नहीं है कि हर टॉपर का जो आंसर है वो बहुत सुंदर होगा, नहीं, मैं खुद देखा हूं अपने टाइम में, जब मैं सोच रहा था, जब मैं 12वीं कक्षा में था और मैं ये सोचता था कि बहुत अच्छी हैंडराइटिंग बनानी पड़ेगी, ऑल्दो मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा था कि बहुत अच्छी हैंडराइटिंग बनानी चाहिए। तो मेरे गुरुजी जो थे उन्होंने मुझे कोचिंग में बुला के बताया, बेटा इधर सुनो, तुम जो हैंडराइटिंग के पीछे इतना भाग रहे हो ना, एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता है। एंड दूसरी चीज, उन्होंने मुझे टॉपर की अकाउंट्स की पेपर दिखाई, भैया उसने क्या लिखा था, कितने स्पीड में लिखा था, टेढ़ा मेरा इधर उधर बस लिखा था, पूरा पूरी लिखा था, उसको 100 में 100 था। ऐसा क्यों? आपको समय पे कंप्लीट आंसर करना है, रंगोली बनाने नहीं बैठना है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा चीज है, जो टीचर है उसे पता है चेक करने वाले को कि भैया बच्चा कितना प्रेशर में है उस टाइम पे, उसको ये चीज अंडरस्टूड है। और ये भी चीज बहुत ही मिथ है कि एक एक स्पेलिंग सही होना चाहिए, भैया स्पेलिंग गलत होती है ना तो भी फुल मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि टीचर को पता है बच्चा 12वीं कक्षा में आ गया, ऐसा नहीं है कि उसको स्पेलिंग नहीं आएगा। स्पेलिंग की अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होती है ना जल्दबाजी में, तो भी आपको उस पर फुल नंबर दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको टाइम पे समय से क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ओके, इसके बाद जो भैया 4th नंबर आपका टिप है, मैंने सब लिख रखा है अपने फोन में ताकि मैं बता पाऊं आपको। जो 4th नंबर, जो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है कि भैया आप जो रफ कर रहे हो ना, एग्जाम में आप रफ करोगे, ऑब्वियसली आपका अगर कोई मतलब ऐसा न्यूमेरिकल पोर्शन वाला अगर आपका क्वेश्चन है, मान लो कि कोई सब्जेक्ट है, ऐसा मैथ्स हो गई या फिजिक्स हो गई, अकाउंटेंसी हो गई, कुछ भी इस तरीके का अगर आप पेपर दे रहे हो, उसमें जो आप रफ करोगे ना, वो कॉपी के पीछे मत करना प्लीज। कॉपी के पीछे रफ मत करना, रफ सामने करो। जहां पे क्वेश्चन बना रहे हो ना, उसके बगल में आंसर शीट जो आपका होगा, उसके बगल में स्केल से लाइन खींच के बगल में रफ करो। कभी कभी ना रफ वर्क की वजह से भी आपको मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि टीचर को पता है कि ये जो बच्चा रफ कर रहा है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से इसको पता है कि कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे क्या निकालना है। इसीलिए जो रफ वर्क सामने अगर करोगे ना, तो उसका तो दो फायदा है, एक तो बार बार आपको कॉपी पलटना नहीं पड़ेगा, एंड दूसरी चीज की टीचर को भी दिखेगा कि बेटा रफ ये क्या किया है, इसने क्या रफ करी है। इसीलिए रफ वर्क को बगल में करो ताकि वो भी टीचर के नजर में हो, समझ गए? तो रफ को सामना सामनी करो ताकि टीचर को भी पता चल जाए कि क्या ये रफ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो 5th नंबर चीज है और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि आप अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर में डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सब का यूज करो। कुछ कुछ ऐसी चीजें बताओ जो मतलब देख करके लगे कि भैया ये टॉपर का शीट है। मैं अपने टाइम पे जब मैंने अकाउंट्स का जब वो खोला था, मैंने अकाउंट्स बोल लो या फिर बिजनेस स्टडीज, सॉरी कॉमर्स में एक सब्जेक्ट होती है बिजनेस स्टडीज, वो जब मैंने खोला था अपने प्रीवियस ईयर जो टॉपर का शीट था, किसी सैंपल पेपर के पीछे दिया हुआ था, उसमें मैंने देखा था कि भैया उसने बिजनेस स्टडीज की कितनी सारी डायग्राम एंड फ्लो चार्ट बना रखी है। छोटे छोटे आदमियों को बना बना के दिखाया है कि ये ऐसे प्लानिंग कर रहा है, ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट को इस तरीके से डायरेक्शन दे रहा है, इस तरीके से ऐसे करना है, ये चीज ऐसे होगा, वो चीज ऐसे होगा। फ्लो चार्ट होता है ना, जैसे साइंस में कैसे आप बनाते हो कि मतलब जो ग्राफ होती है, डिफरेंट ग्राफ्स होती है, ये ऐसे ये वो, इधर से ये गया, इधर से वो गया, बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है वो चीज, है ना। और बहुत टाइम भी बचता है। जो अगर छोटी छोटी चीजों से आप अगर दिखाना सीख गए ना लोगों को, टीचर को ऐसा लगेगा ना कि ये रट्टू तोता नहीं है, इसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, बहुत ज्यादा, और टीचर आपको उसका मार्क्स देगा। तो इसीलिए डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सबका यूज किया करो। हर सब्जेक्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब इंग्लिश में तुम डायग्राम बनाने नहीं बैठोगे, हिस्ट्री में डायग्राम बनाने नहीं बैठोगे, लेकिन ऐसी चीजें जैसे फिजिक्स है, करंट कैसे पास करती है, कैसे क्या है नहीं है, ये सब चीजें दिखाना है, फिजिक्स का लॉ दिखाना है, तो आप छोटा छोटा फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सब बना के दिखा सकते हो। एंड ये सब चीजें पेंसिल से करने की कोशिश करना, ताकि अगर कोई डायग्राम गलत हो तो मिटा के दोबारा भी तुम लिख सको, है ना। तो ये चीजें करना, एक पेंसिल और एक पेन लेके जाना, ओके। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आलतू फालतू की टिप मैं आपको नहीं दे रहा हूं कि ब्लैक से लिखो, ब्लू से लिखो, ये सब मत करो। हो सके तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा वेटेज रखता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, उसको पहले करने की कोशिश करो, एकदम स्टार्टिंग में ही, पीछे से शुरू करो। ताकि क्या है ना कि जो प्रेशर जब स्टार्टिंग में जब तुम कॉपी खोलते हो, जब तुम्हारे पास 3 घंटा रहता है, तो तुम्हारे पास उस टाइम प्रेशर कम रहता है। लास्ट के आधे घंटे, 1 घंटे में प्रेशर बहुत दिमाग में चढ़ जाता है, भैया 1 घंटा ही बाकी है, 45 मिनट बाकी है, 30 मिनट बाकी है। उस समय लॉन्ग आंसर करने में थोड़ा सा मतलब डर लगता है कि भैया इसका आंसर नहीं आया तो क्या होगा, है ना। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे वो तो तुम लास्ट में भी कर सकते हो जैसे तैसे करके, लेकिन जो लॉन्ग आंसर है ना, उसको स्टार्टिंग में अगर तुम करते हो, ऐसा जरूरी नहीं है करो, लेकिन अगर करते हो तो तुम्हें एकदम मतलब रिलैक्स रहता है तुम्हारा माइंड, और 8 मार्क्स के क्वेश्चन को तुम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने आपको बताया है एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का। ये नहीं कि सुबह 7 बजे उठो, 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, ये आपके ऊपर, ये सब आप करते रहना बैठ के साल भर, है ना। अभी जो टिप है वो मैंने प्रैक्टिकल चीजें आपको दी है, एकदम जो लगाया जा सकता है, जिससे मार्क्स आ सकता है। अब इस बात के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और सीयूईटी की तैयारी करने के लिए तुम्हारे भैया है। डोंट वरी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा।